तो अब कौन सा टाइप आता है हमारा लास्ट, जिसका टाइटल क्या है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। मतलब कि जब आप ट्रांसफॉर्मर को यूज करते हैं, जब आप आरसी कपल को यूज करते हैं, जब आप डायरेक्ट कपल को यूज करते हैं, तो वहां पे आपने क्या देखा था कि वो जो सभी कंपोनेंट थे वो कंपोनेंट कपलिंग में यूज होते थे। कपलिंग का मतलब क्या होता है, दो स्टेज को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या टाइटल बना है, यहाँ पे टाइटल बना है अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे मिलता है, ऑपरेटिंग पॉइंट आपको ट्रांजिस्टर की जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है, उस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में आप कुछ इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर इस तरह से आप लोड लाइन ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे आप ये कहते हैं कि ये कुछ अलग तरह का रीजियन हो गया, यहाँ पे कट ऑफ रीजियन हो गया, फिर यहाँ पे जो ये बीच का रीजियन आता है उसे आप क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजियन बोलते हैं। और आप ये सोचते हैं कि ये जो हमारी लोड लाइन है वो लोड लाइन, और यहाँ पे जो ये ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक है उस कैरेक्टरिस्टिक के ये जो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ये जो हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ है, वो ग्राफ किसके बीच का ग्राफ है, वो ग्राफ है कलेक्टर करंट और उस कलेक्टर और एमीटर के बीच में अप्लाई हुए वोल्टेज का। मतलब कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वहां पे आप यूज क्या करते हैं, आईसी और वीसीई का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ये आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक बनती है, उस कैरेक्टरिस्टिक में आप क्या करते हैं, इनपुट में आई बी को क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, और उस आई बी को कांस्टेंट करके आप वीसीई को इंप्रूव करते हैं, और उस साथ में क्या आप नोट डाउन करते हैं, उस साथ में आप कलेक्टर करंट को नोट डाउन करते हैं, और यहाँ पे आप क्या ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करते हैं। फिर उस कैरेक्टरिस्टिक में आप कौन से लाइन को ड्रॉ करते हैं, उसे हम बोलते हैं लोड लाइन। तो लोड लाइन भी दो अलग अलग टाइप्स की हो सकती है। एक हो सकती है एसी लोड लाइन, और दूसरी क्या हो सकती है, डीसी लोड लाइन। तो अगर आप एसी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर लोड लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसे आप क्या बोलेंगे, एसी लोड लाइन। और अगर आप प्योर डीसी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर अगर आप लोड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो उस लोड लाइन को आप क्या बोलेंगे, डीसी लोड लाइन। तो यहां पे बात किसके बारे में होने वाली है, लोकेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। मतलब कि वो जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है, वो ऑपरेटिंग पॉइंट इस लोड लाइन के अकॉर्डेंस में कहां पे मेंशन होता है। मतलब कि अगर वो ऑपरेटिंग पॉइंट यहां पे आता है, यहां पे आता है, यहां पे आता है, तो उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में जो हमारा अलग अलग साइकिल्स है, उस साइकिल्स का अलग अलग पोर्शन क्लिप किया हुआ हमें मिलेगा। तो वो जो पोर्शन है वो अगर हमारे आउटपुट में क्लिप होता है तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी उतनी इंफॉर्मेशन इनपुट में देने के बावजूद भी हमें आउटपुट में नहीं मिल रही है। तो मतलब ये हुआ कि हमें सिग्नल का लॉस हुआ। सिग्नल का लॉस बोलिए या फिर इंफॉर्मेशन का लॉस बोलिए, दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो मतलब क्या हुआ कि हमें इंफॉर्मेशन का या फिर सिग्नल का लॉस हुआ। तो ये आइडियल एम्पलीफायर के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसकी वजह से हमें क्या देखना पड़ता है कि आपको ऑपरेटिंग पॉइंट को मेंशन करना पड़ता है। उसको आप क्या करना चाहते हैं, उसको आप स्टेडी रखना चाहते हैं, स्थिर रखना चाहते हैं। तो वो जहां पे भी स्थिर होता है उनके अकॉर्डेंस में वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देता है, और उस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आप क्या ड्रॉ करते हैं, वहां पे आप साइकिल्स को ड्रॉ करते हैं इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट को, और उस आउटपुट के कंपैरिजन में आप फेज रिवर्सल के साइकिल को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस फिगर को देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे कुछ अलग तरह से सब डिविजन्स आते हैं। उस सब डिविजन्स को क्या बोलते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, और कई बार ये भी बोला जाता है क्लास ए बी। तो इस तरह से इसके कुछ सब डिविजन्स तैयार होते हैं, जिसका आगे का जो प्रीफिक्स है, इनिशिएटर है, वो इनिशिएटर क्या टर्म्स से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, क्लास, और बाद में क्या बोला गया है, ए, बी और सी। ओके, पहले इस फिगर को अच्छी तरह से मेंशन कर लेते हैं। इस फिगर को जैसे ही आप मेंशन करेंगे तो आपको इन सभी टाइप्स को समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ओके, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो ब्लू पोर्शन है उसको मैंने किस तरह से इंडिकेट करके दिया हुआ है, एरिया ऑफ नो कंडक्शन। मतलब कि ये जो चार अलग अलग वेव शेप है, उस वेव शेप में जो भी ये ब्लू कलर का पोर्शन है, वो ब्लू कलर का पोर्शन आउटपुट में आपको कंडक्ट नहीं मिलेगा। कंडक्ट नहीं मिलेगा मतलब क्या होता है कि वो पोर्शन आपको आउटपुट में नहीं मिलने वाला है। मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं कि यहाँ पे आप कंसीडर करिए कि आपने इनपुट में कुछ इस तरह का सिग्नल दिया है। तो इसे मैं क्या बोलता हूं, इनपुट। किसमें दिया है, एक सिंगल स्टेज किसी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में मैंने इसको दिया है। फिर वो मुझे आउटपुट में मिलता है, और आउटपुट में मुझे वो किस तरह का पोर्शन मिलता है,
उसका हमें पॉजिटिव पोर्शन मिल जाता है, लेकिन उसका ये जो नेगेटिव पोर्शन होता है उसमें मुझे इस तरह से मिलता है। मतलब कि ये जो पोर्शन था, ये नेगेटिव पोर्शन, वो क्या हो गया, आउटपुट में मुझे नहीं मिलता है, डिसअपियर हो गया, क्लिप हो गया। मतलब क्या हुआ, इस इनपुट के कंपैरिजन में ये आउटपुट 100% नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट में ये जो हमारा साइकिल था वो आउटपुट में साइकिल प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो फिगर में आपको दिखाया गया है वो क्या है, सभी वो सभी आउटपुट सिग्नल्स की फिगर है। मतलब कि आपको ये देखना है कि इनपुट तो हमारा 100% जा रहा है, लेकिन उस 100% इनपुट की कंपैरिजन में आपको जो आउटपुट मिल रहे हैं वो आउटपुट कितने परसेंटेज में मिलते हैं, तो उस परसेंटेज के अकॉर्डेंस में आपको क्या मिलता है, अलग अलग क्लासेस का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। तो देखिए, इस फिगर को मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। आप ये कंसीडर करिए कि ये इनपुट सिग्नल एक एम्पलीफायर सर्किट में जाता है और वो एम्पलीफायर सर्किट कुछ इस तरह से अलग अलग आउटपुट हमें देती है। तो उस आउटपुट के बिना पर हम इसे कुछ अलग तरह से सब डिविजन्स में डिवाइड करने वाले हैं। ओके, देखते हैं। अगर हमारा इनपुट आउटपुट में 100% मिलता है, 100% मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्लूइश पार्ट नहीं है। ब्लूइश पार्ट से मेरा मतलब क्या है कि नो कंडक्शन रीजियन कोई नहीं है। नो कंडक्शन मतलब क्या, वो पोर्शन की जो आउटपुट में हमें नहीं मिलने वाला है। जो ब्लू के अलावा जो लाइट पोर्शन है वो लाइट पोर्शन हमें आउटपुट में मिलेगा, लेकिन ये जो ब्लू पोर्शन है वो हमें आउटपुट में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लास ए एम्पलीफायर में जितना इनपुट था उतना सभी का सभी इनपुट हमें क्या मिल गया, आउटपुट में मिल गया। तो हम किस तरह से बोलते हैं कि ये स्टूडेंट अच्छा है, उसे ए क्लास में रहना चाहिए, या फिर हम ये बोलते हैं कि ये ए ग्रेड स्टूडेंट है, या फिर हम इसे ये बोलते हैं कि ये A1 स्टूडेंट है। तो यहाँ पे भी क्या है, जो अच्छा काम करता है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, जिसका प्रीव्यू अच्छा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। फिर उससे जो कम काम करता है, उससे जो कम परफॉर्मेंस देता है, उसे हम कौन सा ग्रेड देते हैं, बी ग्रेड देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे ए ग्रेड क्यों दिया, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, ये कोई भी सिग्नल को क्लिप नहीं करता है। इसकी वजह से ये जो हमारा फर्स्ट आउटपुट वाला पोर्शन है, ये सब आउटपुट अगर आपको किसी भी एम्पलीफायर में मिलता है तो आप उसे क्या नाम देने वाले हैं, क्लास ए एम्पलीफायर। फिर क्या बात करते हैं, डायरेक्टली बी के बारे में बात करते हैं। तो बी में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव पोर्शन पूरा का पूरा हमें आउटपुट में मिल रहा है, लेकिन ये जो नेगेटिव पोर्शन है वो नेगेटिव पोर्शन हमें क्या कर रहा है, आउटपुट में नहीं मिल रहा है। फिर से आप ये देख लीजिए कि ये जो ब्लूइश पोर्शन है वो कौन सा है, नो कंडक्शन रीजियन है। मतलब कि ये क्लास बी एम्पलीफायर में वो नेगेटिव पोर्शन क्या हो गया, क्लिप हो गया, वो हमें आउटपुट में नहीं मिलने वाला है। तो इसे हम क्या बोलते हैं कि ये क्लास ए की कंपैरिजन में हाफ एफिशिएंसी देता है, 50% ही परफॉर्मेंस देता है, इसलिए हमने इसे क्या बोला, क्लास बी एम्पलीफायर। लेकिन अगर कोई सिग्नल पूरे के पूरे नेगेटिव साइकिल को क्लिप ना करे, लेकिन कुछ उस नेगेटिव साइकिल के हाफ पोर्शन को ही क्लिप करे, तो आप उसे क्या बोलेंगे, ना ही आप उसे ए बोल सकते हैं क्योंकि ए में तो 100% परफॉर्मेंस होना चाहिए, और ना ही आप उसे बी बोल सकते हैं क्योंकि बी में भी आपको 50% एफिशिएंसी को अप्रूव करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 75% एफिशिएंसी मिलती है। मतलब कि ये जो सिर्फ 25% का पोर्शन है वो ही क्या होता है, यहाँ पे नो कंडक्शन रीजियन में रहता है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये ना ही प्योर एसी क्लास का है, सॉरी ना ही ये प्योर ए क्लास का है और ना ही ये प्योर बी क्लास का है। तो उसकी वजह से हमने नाम क्या बनाया, दोनों के कॉम्बिनेशन का नाम बनाया, हमने इसे बोला क्लास ए बी एम्पलीफायर। मतलब कि इसमें 75% का कुछ हमें परफॉर्मेंस मिलता है। ये 75% किस तरह से आते हैं, कंसीडर कीजिए कि अगर ए जो ये हमारा क्लास ए एम्पलीफायर है उसकी एफिशिएंसी को अगर हम 100% कंसीडर करते हैं, क्लास बी की एफिशिएंसी को अगर हम 50% कंसीडर करते हैं, तो इसकी टोटल क्या होती है, 150। ओके, फिर इस 150 की एवरेज लेते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, 150 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या बन के आता है, 75। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट है उस आउटपुट में एफिशिएंसी कितनी है, 75% है। तो इसकी वजह से हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये क्लास ए से भी बिलोंग करता है और क्लास बी से भी बिलोंग करता है, क्योंकि ये दोनों का क्या है, एवरेज है। इसके लिए हमने इसे क्या नाम दिया है, क्लास ए बी एम्पलीफायर। ओके, फिर भी लास्ट में क्या आता है, क्लास सी एम्पलीफायर। इसमें क्या होता है, यहां पे 75% कितना हो जाता है, क्लिप हो जाता है। मतलब कि नो कंडक्शन रीजियन कितना है, 75% है,
और ये जो कंडक्शन रीजन है वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 25% है। मतलब ये हुआ कि ये क्लास ए बी से टोटली ऑपोजिट है, क्योंकि क्लास ए बी में कंडक्शन रीजन 75% था, जबकि क्लास सी में नो कंडक्शन रीजन कितना है, 75% है। ओके, तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा कि ये जो फिगर्स के ऊपर से मैंने आपको ये अच्छी तरह से प्रीव्यू दिखा के रखा था कि ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास ए बी ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और उसका मतलब क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे मैंने आपको क्या लिख के दे रखा है। द एम्पलीफायर्स आर ऑफ वन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ ऑपरेशन एज क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एम्पलीफायर्स एटसेट्रा। तो ये तो हमने सभी बातें यहाँ पे डिस्कशंस की थी। ओके, बाद में मैंने क्या लिख के दे रखा है, द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द पोर्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल साइकिल ड्यूरिंग विच कलेक्टर करंट फ्लोज। मतलब कि कलेक्टर करंट फ्लो होने के साथ में मीनिंग क्या है, कलेक्टर करंट का मतलब ये होता है कि उस पोर्शन में आपको आउटपुट मिलेगा, और अगर कलेक्टर करंट फ्लो नहीं होता है तो उसका मतलब ये होता है कि उस पोर्शन में आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। क्योंकि कलेक्टर करंट कहाँ पे आप लेते हैं, कलेक्टर करंट आप ट्रांजिस्टर के ऊपर के पोर्शन में लेते हैं, जहाँ पे आप क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, आरसी, और यहाँ पे आपको क्या कंसिडर करना होता है, आईसी इंटू आरसी, और इसको आप क्या बोलते हैं, आउटपुट का वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बात हुई, कलेक्टर करंट के बारे में बात हुई, क्योंकि अगर कलेक्टर करंट ही जीरो होगा तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, टोटली मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब कि आपको आउटपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं मिलता है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट वोल्टेज के बारे में ही बोला है, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो एक्सप्लेनेशन कलेक्टर करंट के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, फिर बाद में यहाँ पे क्या लिख के दे रखा है, thus in class A amplifier the collector current will flows for the entire AC signal। मतलब कि पूरे के पूरे एसी सिग्नल के दरमियान यहाँ पे क्या होता है, कलेक्टर करंट फ्लो होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें 100% सिग्नल जो कि इनपुट में दिया हुआ है वो हमें क्या होता है, आउटपुट में मिल जाता है। लेकिन क्लास बी एम्पलीफायर में क्या होता है, कलेक्टर करंट विल फ्लोज फॉर द हाफ साइकिल। हाफ साइकिल से मैंने आपको बोला था कि ये 50% एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। वो हाफ साइकिल कंपेयर्ड टू इनपुट हमें क्या करता है, आउटपुट में मिलता है। तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 50% हो गई। फिर क्या आता है, क्लास सी एम्पलीफायर, वहां पे कलेक्टर करंट फ्लो होता है ओनली कितने पोर्शन में होता है, लेस देन हाफ। लेस देन हाफ मतलब कि आधे से भी ज्यादा पोर्शन को वो क्या कर देता है, क्लिप कर देता है, सिर्फ और सिर्फ आधे से कम। और वो आधा कितना है, सिर्फ एक साइकिल का आधा बोला जाता है। मतलब कि वो एक साइकिल का जो आधा पोर्शन है उनसे भी कम पोर्शन में हमें क्या मिलता है, आउटपुट में मिलता है। बाकी ज्यादा से ज्यादा पोर्शन क्या हो जाता है, क्लिप हो जाता है। और ये ए बी था, वो किस तरह से हमने क्लासिफाई किया था, ए और बी दोनों का यूज करके। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा कि अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट ये क्लास ए, क्लास बी और क्लास ए बी जो ए एम्पलीफायर्स है वो एम्पलीफायर किस तरह से यहाँ पे क्लासिफाई होते हैं। अब देखते हैं आगे की स्लाइड में इन सभी की सर्किट के बारे में। मैंने आपको आगे ये बात समझाई थी कि किस तरह से ये जो हमारी अकॉर्डिंग टू लोकेशन के ऑपरेटिंग पॉइंट जो आता है वो ऑपरेटिंग पॉइंट आईसी वर्सेस वीसीई, मतलब कि यहाँ पे आपको डीसी कैरेक्टरिस्टिक दी गई है और उस डीसी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ एक लोड लाइन ड्रॉ की हुई है और उस लोड लाइन में आपको लोकेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट बताए गए हैं। मतलब कि ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट का ये जो लोकेशन है वो लोकेशन किसके लिए है, क्लास ए के लिए है। ये जो हमारा लोकेशन है वो किसके लिए है, क्लास ए बी के लिए है। ये जो लोकेशन है वो किसके लिए है, क्लास बी के लिए है। और ये जो नीचे का है वो किसके लिए है, क्लास सी के लिए है। अभी आपको सिर्फ इस वीडियो में यही देखना है कि ये जिस तरह से लोकेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, मतलब कि वो लोकेशन जिस तरह से नीचे की ओर शिफ्ट होता है तो क्या होता है कि वो जो साइकिल्स का क्लिपिंग होता है वो क्लिपिंग इंक्रीज होता जाता है। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए में फुल साइकिल आउटपुट में मिलता है, तो वो ऑपरेशन पॉइंट जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो कहाँ पे है, एकदम बीच में है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरा का पूरा साइकिल मिलता है। लेकिन जैसे ही वो ऑपरेटिंग पॉइंट नीचे की ओर शिफ्ट हुआ, मतलब कि वो ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे गया, ए से शिफ्ट होके कहाँ पे गया, ए बी, मतलब कि कुछ नीचे की साइड शिफ्ट हुआ। तो क्या हो गया, यहाँ पे ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो दोनों कट के बीच का, उस कट के बीच में ये ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे है, कुछ एक साइड शिफ्ट किया हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको
कुछ पोर्शन क्लिप किया हुआ मिलता है। और ये बात को समझने के लिए आपके सामने मैं एक अलग से वीडियो रखूंगा, उस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट होता है उसकी वजह से हमें आउटपुट में जो कैरेक्टरिस्टिक मिलती है उस कैरेक्टरिस्टिक में हम इन सभी ये जो साइकिल्स है उस साइकिल्स को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और उस फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन को देख सकते हैं कि उसको फिगर आउट कर सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे फेज रिवर्सल डेवलप होता है। वो सभी टर्म्स को हम इसी यूज के द्वारा समझेंगे, मतलब कि इसी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की फिगर के साथ में हम इसे समझेंगे। फिर आप यहाँ पे दे सकते हैं कि जिस तरह से ये ऑपरेटिंग पॉइंट नीचे की साइड मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जिस तरह से ये दोनों शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे क्लिपिंग और से और होने लगता है, मतलब कि वहाँ पे क्लिपिंग का पोर्शन इंक्रीज होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें सिग्नल का लॉस होता है और सिग्नल के लॉस के साथ साथ आप क्या बोल सकते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन का भी लॉस हुआ है। तो आपको इस स्लाइड के ओवरव्यू में या फिर इस स्लाइड के कंक्लूजन में याद क्या रखना है, जैसे ही आपका ऑपरेटिंग पॉइंट मिडल पोर्शन से नीचे की ओर शिफ्ट होता है तो क्लिपिंग पोर्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब ये कि आउटपुट में मिलने वाला सिग्नल क्या होने लगता है, कम होने लगता है। बस यही सिंपल सा कंक्लूजन है इस पूरी स्लाइड के लॉन्ग डिस्क्रिप्शन का। अब हम आगे बढ़ते हैं इन सभी क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी जो एम्पलीफायर्स हैं उस एम्पलीफायर की सर्किट के बारे में। तो ये जो आपके सामने सर्किट है उस सर्किट का नाम क्या है, पावर एम्पलीफायर क्लास ए। मतलब कि ये एम्पलीफायर पावर को एम्पलीफाई करने वाला है और ये कौन सा एम्पलीफायर है, क्लास ए एम्पलीफायर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है। इस सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में अगर आप पावर का एम्पलीफिकेशन चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी यूज करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे भी ये ट्रांजिस्टर भी पावर को एम्पलीफाई करता है, लेकिन वो जो पावर को एम्पलीफाई कर सकता है उसका रेटिंग बहुत ही कम होता है कंपेयर्ड टू डबल ट्रांजिस्टर एनालॉजी के कंपैरिजन में। मतलब कि जिस तरह से आप वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर लेते हैं उसी तरह से आपको पावर एम्पलीफिकेशन का भी फैक्टर 100% उसी ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर में मिलता है। लेकिन उसका जो परफॉर्मेंस होता है, मतलब कि जितनी कंपैरिजन में वोल्टेज एम्पलीफाई होता है उतनी कंपैरिजन में वहां पे पावर एम्पलीफाई नहीं होता है। लेकिन अगर आप प्योर पावर को एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको डबल ट्रांजिस्टर मतलब कि ड्यूअल ट्रांजिस्टर एनालॉजी का यूज करना पड़ता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो प्लीज आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने एक बार ये बोला था कि पावर को एम्पलीफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ही चाहिए, यहाँ पे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई नहीं चलता है। नहीं, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई चलता है, लेकिन उसकी जो कैपेबिलिटी है पावर को एम्पलीफाई करने की, वो कैपेबिलिटी कंपेयर्ड टू टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी क्या होती है, कम होती है। ओके, तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन आगे की स्लाइड में दिया था कि किस तरह से आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में लोकेशन के अकॉर्डेंस में फेज रिवर्सल देख सकते हैं, वो यहाँ पे मैंने आपको राइट हैंड साइड के फिगर में रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा कलेक्टर करंट है। किस तरह से कलेक्टर करंट है, अगर आप ये देख सकते हैं कि इस फिगर में ये जो आर्म है मतलब कि वर्टिकल जो हमारा ग्राफिकल पोर्शन है वो क्या है, आई सी है। तो आई सी में जो भी रिप्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर करंट बोलते हैं। तो ये सिग्नल क्या है, आउटपुट में मिलने वाला कलेक्टर करंट, मतलब कि जो हमें यहाँ पे मिलता है वो क्या है, कलेक्टर करंट। तो ये कलेक्टर करंट कुछ इस तरह से हमें मिलता है। लेकिन उसके सामने जो ये हमारा VCE है, तो VCE कहाँ पे मिलता है, ये हो गया कलेक्टर टर्मिनल, ये हो गया एमीटर का ग्राउंड टर्मिनल। तो इनके बीच में जो मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, VCE। तो ये जो VC है वो VCE में क्या होता है, फेज रिवर्सल होता है। हम जानते हैं इनपुट में जिस तरह से पहले प्लस आता है तो आउटपुट में पहले क्या आता है, माइनस आता है। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। तो ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट कहाँ पे मिलता है, VCE में मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो VC है वो VCE क्या मिलता है, कुछ इस तरह से आपको मिलता है। तो ये जो दोनों का पोर्शन है वो पोर्शन कहाँ पे आपको इंटरसेक्ट किया हुआ मिलता है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया हुआ मिलता है। तो अब आगे की फिगर को याद कीजिए, वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ऑपरेटिंग पॉइंट एग्जैक्ट मिडल में है, मिडल में कहाँ पे, ये जो आईसी का इंटरसेक्शन है फिर VCE का इंटरसेक्शन है, इन दोनों इंटरसेक्शन का ये जो पोर्शन है उस पोर्शन में आपको कहाँ पे रहना चाहिए, मिडल में रहना चाहिए। तो उसकी वजह से वो ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब कि ये और ये उसके बीच का ये ऑपरेटिंग पॉइंट वो हमें आउटपुट में क्या देता है, 100% आउटपुट देता है। उसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, क्लास ए एम्पलीफायर बोलते हैं।
ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, जब हम आगे की फिगर देखेंगे तो उस आगे की फिगर में क्या होगा, ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होगा, नीचे की ओर शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से ये जो थोड़ा थोड़ा पोर्शन है वो थोड़ा थोड़ा पोर्शन क्या होगा, क्लिप होने लगेगा। तो इसकी वजह से वो आउटपुट में हमें कम मिलेगा और इसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, इंफॉर्मेशन लॉस हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन कौन सा है, नेगेटिव पोर्शन है, मतलब कि ये नीचे का पोर्शन है। तो हमने आगे की फिगर में भी यही देखा था कि जो भी पोर्शन क्लिप होता था वो पोर्शन कहाँ से क्लिप होता था, नेगेटिव साइकिल में क्लिप होता था, ना ही कि ऊपर के। ऊपर में कोई पोर्शन क्लिप नहीं होता है, कहाँ पे क्लिप होता है, नीचे क्लिप होता है। ओके, फिर हम देखते हैं ये जो हमारा आगे का क्लास बी एम्पलीफायर है, उस क्लास बी एम्पलीफायर में किस तरह से लोकेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट नीचे की साइड शिफ्ट होता है और उसकी वजह से हमें आउटपुट में किस तरह का चेंज मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास बी एम्पलीफायर को। तो ये जो क्लास बी एम्पलीफायर है वहां पे भी कौन सा एम्पलीफिकेशन है, यहाँ पे भी पावर एम्पलीफिकेशन है। और उस पावर एम्पलीफिकेशन में हमने क्या यूज किया है, टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी की यूज की हुई है। और ये जो क्लास बी एम्पलीफायर है उसका ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे आ जाता है, एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये जो आपका हाफ पोर्शन है वो हाफ पोर्शन टोटली कहाँ पे चला जाता है, आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रीच चला जाता है, मतलब कि आप वहां पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो क्या होता है, वो पोर्शन आपको आउटपुट में नहीं मिलता है, मतलब कि एक टाइम में सिर्फ एक ट्रांजिस्टर कंडक्ट होगा, दूसरा ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो आपका एक पोर्शन है वो पोर्शन हमेशा क्लिप हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो क्लिप होने का रीजन है, वो रीजन क्या है कि आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट था, ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे चला गया, नीचे की ओर चला गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो आपका हाफ पोर्शन था वो हाफ पोर्शन हमेशा क्या हो गया, क्लिप हो गया। और उसकी एफिशिएंसी कितने परसेंटेज में आ गई, 50% में आ गई। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप कोई भी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को याद रख लेते हैं, मतलब कि मैंने जो आपको ये फर्स्ट ग्राफ दिखाया था, उस ग्राफ में आपने अच्छी तरह से देखा था कि यहाँ पे ए था, फिर यहाँ पे ए बी था, फिर यहाँ पे बी था और यहाँ पे क्या था, सी। तो ये ए, फिर यहाँ पे हो गया ए बी, ये आया बी और ये क्या हो गया, सी। अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ए में 100%, ए बी में कुछ कंसिडर करिए 70%, 75%, और बी में कंसिडर करिए 50%, और सी में सिर्फ और सिर्फ 25% ही एफिशिएंसी हमें आउटपुट में मिलती है। बाकी के जो सिग्नल है वो सिग्नल क्या हो जाते हैं, क्लिप हो जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं तीसरे पोर्शन के बारे में, जिसका नाम हमने क्या रखा था, क्लास सी एम्पलीफायर बारे में डिस्कशंस करते हैं, क्लास सी एम्पलीफायर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्लास सी एम्पलीफायर में जो हमारी एफिशिएंसी है उस एफिशिएंसी को फिर से रिटेन करने के लिए, मतलब कि मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, एलसी कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है। मतलब कि वो ओसिलेटरी सर्किट है, वो ओसिलेटरी सर्किट कहाँ पे यूज़ की हुई है, वो इन प्लेस ऑफ आरसी यूज़ की हुई है। मतलब कि जहाँ पे हम आरसी का यूज़ करते थे, कलेक्टर लोड का यूज करते थे, उस कलेक्टर लोड की प्लेस में हमने क्या यूज किया हुआ है, हमने वहां पे यूज किया हुआ है इस एलसी के कॉम्बिनेशन को। एलसी से मेरा मतलब क्या हुआ है, इंडक्टर कैपेसिटर का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपेसिटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंडक्टर है, और यहाँ पे क्या है, ये इनपुट सिग्नल है। वो इनपुट सिग्नल आपको आउटपुट में कितने पोर्शन में मिलने वाला है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 25% में मिलेंगे। तो यहां से क्या हो जाता है कि ये जो आपका लोकेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट है, मतलब कि वो ऑपरेटिंग पॉइंट आईसी और वीसीए के बीच में कहीं पे भी लोकेट नहीं होता है, ना ही वो किसी इंटरसेक्शन पॉइंट में भी लोकेट होता है। मतलब कि बी में क्या था, क्लास बी में वो लोकेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट कहां पे था, एग्जिट लाइन के ऊपर था। मतलब कि यहां पे आप अगर वीसीई कंसीडर करते हैं तो ये लोकेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट एग्जिट वीसीई के ऊपर इंटरसेक्ट होता था। लेकिन यहां पे क्या हो गया, ये ऑपरेटिंग पॉइंट वीसीई से भी बाहर चला गया। मतलब कि ये ऑपरेटिंग पॉइंट की वजह से आपको जो सिग्नल मिलने वाला है वो सिग्नल सिर्फ और सिर्फ इतना ही मिलेगा, इतना। मतलब कि ये जो पॉजिटिव साइकिल का अपर 25% है वो परसेंटेज आपको आउटपुट में इतने पोर्शन में मिलेगा, जबकि ये जो पोर्शन है वो आउटपुट में क्या हो जाएगा, क्लिप हो जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ 25% है। इसलिए ज़्यादातर केसेस में क्लास सी और क्लास बी जैसे एम्पलीफायर्स कम इस्तेमाल होते हैं। कभी कभी क्लास बी एम्पलीफायर्स का यूज हो जाता है क्योंकि वो हाफ वेव रेक्टिफायर का पोर्शन रिप्रेजेंट करता है। अगर आप रेक्टिफायर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको ये याद होगा कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी एफिशिएंसी 100% रहती है, मैं रफली बोल रहा हूँ, जबकि उसकी रियल एफिशिएंसी तो 81.6% है।
लेकिन यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी हम कितनी कंसीडर करते हैं कि वहाँ पे उसकी एफिशिएंसी 100% होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी साइकिल क्लिप नहीं होता है। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर में वो साइकिल हाफ ही मिलता है, मतलब कि उसका एक तरह का जो पोर्शन होता है वो पोर्शन टोटली क्या हुआ मिलता है, हमको क्लिप किया हुआ मिलता है। और ब्रिज वेव रेक्टिफायर में 100% एफिशिएंसी और उसके साथ साथ उसके वोल्टेज का रेटिंग क्या होता है, डबल होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्लास बी एम्पलीफायर में वो एफिशिएंसी कितनी है, 50%, क्योंकि आउटपुट का हमें क्या मिलता है, एक ऊपर का सिग्नल मिलता है, जबकि नीचे का सिग्नल क्या हो जाता है, क्लिप हो जाता है। तो उसकी वजह से क्लास बी एम्पलीफायर एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर के पोर्शन में कभी कभी यूज हो भी सकता है, लेकिन क्लास सी एम्पलीफायर हमारे लिए 100% नेगेटिव साबित होता है। ओके।